Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हल करना हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो एमसीक्यूज़ है वो जनसंख्या पर आधारित है। चलिए इसमें देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर की बात क्या है, आर्थिक विकास के स्तर पर करता है। ए है जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत, बी इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डी सामाजिक केशिकीय सिद्धांत। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट का सही आंसर है बी इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए राज्यों उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार क्या करा है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। अगर इसमें देखें तो ये क्वेश्चन, ये जो जनगणना है यह पहले की जनगणना के अनुसार है, तो अर्थात हमें इसमें हमारा आंसर इसमें नहीं मिलेगा। हमें आज के अकॉर्डिंग अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार जो होगी उसके अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जानना चाहिए। तो इसमें पहला आता है आपको गोवा, सबसे पहले नंबर पे गोवा है, दूसरे नंबर पे आपको हरियाणा है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है, और सबसे लास्ट में सबसे कम शहरी की जनसंख्या है बिहार में। सबसे कम क्या है, याद रखिएगा बिहार में है। तो इस तरह से इसका आंसर ये बन सकता है। तो आप समझ गए, गोवा फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड और सबसे लास्ट में बिहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दें तो 2001 की जो जनगणना थी, पहले की 2001 की जो जनगणना थी और अब की जो जनगणना है 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, उसमें देखें कि कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो यह मालूम चलेगा 31.2%। कितना है, 31.2% 2011 में कुल शहरी जनसंख्या है, जबकि यह 2001 में कितनी थी, 17.7%। 17.7%। तो इससे आप इसका मान निकाल सकते हैं। 2001 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 17.7 था और 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं। प्रजनन दर को कौन निर्धारित करता है। ए पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, दूसरा बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, तीसरा बच्चों का आर्थिक मूल्य, चौथा बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। तो अगर देखें तो हमारा भारत ग्राम प्रधान है, धर्म की बहुत महत्व है, तो धार्मिक महत्व भी होता है, सामाजिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, आर्थिक मूल्य भी महत्वपूर्ण होता है। तो 4 का आंसर में 1, 2 और 3 जिसमें होंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अर्थात 4 का आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें देखना है। पहला है चिकित्सीय तकनीक में प्रगति को, दूसरा वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं के, तीसरा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, चौथा पोषक आहार कार्यक्रमों को। जनसंख्या में पूछ रहा है चिकित्सीय तकनीक में प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को, पोषक आहार कार्यक्रमों को। यहाँ कुछ ये क्वेश्चन कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो अगर इसमें पूछे कि जनसंख्या या आपको जन्म दर या मृत्यु दर को कैसे रोका जा गया है,
तो इसमें अगर देखें मृत्यु दर की बात करेंगे, मृत्यु दर कम कैसे हुआ है, तो चिकित्सीय तकनीक में प्रगति के कारण हुआ है और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हुआ है। परिवार नियोजन के कारण मृत्यु दर की नहीं मतलब है, अपोषक आहार से नहीं मतलब है। तो 5 का आंसर हमारा 1 और 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची एक कारण है और उसका परिणाम बताना है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण हो सकता है? राष्ट्र पर आर्थिक भार, लघु आयु संभाविता, लघु प्रति व्यक्ति आय, आवास एवं स्वच्छता की समस्या, ये भी हो सकता है। बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल सकते हैं मुझे। चलिए दूसरा देख लें, ग्रामीण नगरीय प्रबंधन, ग्रामीण नगरीय प्रबंधन, ग्रामीण नगरीय प्रबंधन की बात होगी तो क्या है यहाँ? आवास और स्वच्छता की बात होगी। तो बी का हमारा हो जाएगा 4। तो बी का हमारा कहाँ है? 4। एक यहाँ है, एक यहाँ है। चलिए नेक्स्ट देखें, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, निर्भर जनसंख्या का अनुपात से क्या होगा? क्योंकि राष्ट्र पर आर्थिक भार बढ़ेगा। निर्भर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो राष्ट्र पर आर्थिक भार बढ़ेगा। तो सी का कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए? 1। तो ये हमें मिल गया। ऊंची मृत्यु दर, ऊंची मृत्यु दर क्या है? ये क्या है? इसके कारण लघु आयु संभाविता के कारण है। तो अर्थात जनसंख्या विस्फोट का हमारा आंसर निकल गया 3, लघु प्रति व्यक्ति आय। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? 6 का डी, 6 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए उन क्षेत्रों का वहाँ के कुल प्रजनन दरों के ह्रासमान क्रम में कौन सा एक सही अनुक्रम है? ये हमें बताना है। ये वर्ल्ड लेवल का है। ये क्वेश्चन पुराने डाटा के अनुसार है, तो अर्थात इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की मुक्ति या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में 1 चिकित्सीय अभिगम, दूसरा लक्ष्य अभिमुखीकरण, तीसरा जागरूकता सर्जन, चौथा विस्तार शिक्षा। इन उपागमों का सही अनुक्रम क्या है? अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि के लिए जो भी योजनाएं दी गई उसका क्रम क्या है? पहले कौन सी योजना आई, उसके बाद कौन सी आई, इसका यह क्रम पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आता है आपको विस्तार शिक्षा। जब पहले शिक्षित करेंगे फिर उसके बाद से आएगा चिकित्सीय अभिगम, चिकित्सा शिक्षा हो जाएगा, लोगों को सोचने समझने की शक्ति होगी। फिर उसके बाद से चिकित्सा पर ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद से होगा आपको जागरूकता की जाएगी और तब जाके लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो अर्थात हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? 4132, 4132 ही इसका यह सही आंसर है। 8 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की आयु संरचना से अत्यधिक प्रभावित होती है। सही है। जन्म पर आयु संभाविता किसी देश की मृत्यु दर आवश्यकताओं की एक उत्तम माप है। जन्म पर आयु संभाविता किसी देश की मृत्यु दर पर दशाओं की उत्तम माप है। अभी हम लोगों ने देखा कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर आयु संभाविता पर निर्भर है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के संभाव्य वर्षों की औसत संख्या के आकलन के लिए प्रत्येक आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर आयु संरचना के लिए समायोजन करती है। ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हमारा 9 का आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? जनसंख्या सूची स्तंभ अर्थात ये पूछ रहा है कि जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड किससे बनता है? ए है आयु और विवाह संरचना से, बी आयु और लिंग संरचना से,
सी आयु और श्रम बल संरचना से, डी आयु और साक्षरता संरचना से। तो जनसंख्या पिरामिड आयु और लिंग संरचना से बनता है। जनसंख्या पिरामिड आपको लिंग और आयु के आधार पर बनाया जाता है। 10 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद् विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत इजी सवाल, इस पर वीडियोस बने हुए हैं। जनसंख्या उद् विकास के सांख्यिकी घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात कौन करता है, अर्थात समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, समाज में जो विकास हो रहा है, उसमें जनसंख्या के बारे में किसने वर्णन किया है। ए है टालकट पार्सन्स, बी दुर्खीम, सी सीमेल, डी कोजर। इसका आंसर क्या होगा 11 का, बी। दुर्खीम महोदय ने ही जनसंख्या के आधार पर क्या बताया था, यांत्रिक समाज और स्वावयवी समाज की बात की थी। यांत्रिक समाज में जनसंख्या कम होता है और जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होती है जैसे जैसे, तो श्रम का विभाजन होता है और यांत्रिक समाज स्वावयवी समाज में बदलता जाता है, अर्थात समाज का विकास स्वावयवी की तरफ होता जाता है। पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ इसे देख सकते हैं। तो 11 का सही आंसर यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जनांकीकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है। जनांकीकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है, ठीक है, क्यों, इसके बारे में बताना है। ए, जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना की व्याख्या कर सकती है। जनसंख्या के आधार पे समाज की संरचना की बात होती है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बारे में जनसंख्या एक कारक हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझाने में सहायक है, अर्थात समाज में राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है उसको भी समझाने में हेल्प करता है। तो अर्थात ए बी सी तीनों सही हैं। उपरोक्त तीनों कारण इसका है, क्योंकि जनांकीकी समाजशास्त्र के इसलिए क्षेत्र में आती है क्योंकि इससे हम समाज की संरचना, समाज की आर्थिक विकास, समाज की राजनीतिक प्रक्रिया इत्यादि बहुत सारी बातों की जानकारी हमें मिलती है। तो 12 का सही आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक जनांकीकी का प्रमुख आशय है। सामाजिक जनांकीकी अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत जब हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक जनांकीकी कहते हैं। इसका प्रमुख आशय क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जनांकीकी प्रवृत्ति के संबंध की संप्रति समस्या से, सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जनसांख्यिकी प्रवृत्ति के संबंध की संप्रति समस्या से नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आशय नहीं बनता है। मानव व्यवहार की अन्य सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमितता तथा संघात जनांकीकी प्रघटना में संबंध से, सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमितता तथा संघात की जनांकीकी प्रघटना से, तो ये भी नहीं होगा, नियमितता और संघात दोनों की बात कर रहा है। तीसरा, जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण में, ये हमारा सही आंसर होगा कि समाज जनांकीकी के अंतर्गत जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं तो इससे क्या है, समाज की सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और डी, आधुनिक समय में जनसंख्या का आकार, गठन और वितरण के अध्ययन में, तो ये आधुनिक समय की बात नहीं है, तो अर्थात हमारा 13 का आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जन्म दर और गर्भस्राव के कारण क्या हैं। ये परंपरागत तरीके हो सकते हैं लेकिन गर्भस्राव का कारण नहीं हो सकता है। जन्म दर के तो कारण हो सकते हैं। बी, मातृ कुपोषण, सी, महिला निरक्षरता और डी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा। तो अगर देखें
तो स्वास्थ्य सुरक्षा और निरक्षरता भी कुछ हद तक काम हो सकता है, लेकिन मातृ कुपोषण से ही गर्भस्राव का डायरेक्ट संबंध है और निम्न जन्म दर भी इसी कारण होता है। तो अर्थात ये दोनों मुझे मातृ कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो 14 का सही आंसर हमारा बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वस्तुतः डी फैक्टो जनगणना विधि संबंधित है। डी फैक्टो जनगणना विधि पूछ रहा है। डी फैक्टो को क्या कहते हैं? इसे रात्रि की गणना भी कहते हैं। यह जनसंख्या की जब गणना की जाती है तो दो तरह से की जाती है। एक डी फैक्टो मेथड होता है और एक डी ज्योर मेथड होता है, जिसमें डी फैक्टो में व्यक्ति की एक रात्रि की गणना की जाती है और डी ज्योर में वो कहाँ निवास करता है उसकी एक पूर्व निर्धारित अवधि के बारे में बात की जाती है। तो हमें डी फैक्टो के बारे में जानना है, अर्थात एक रात कहाँ व्यक्ति निवास करता है एक रात पहले उसकी बात करनी है। ये है अस्थायी आवासीय परिस्थिति पर आधारित जनगणना, ये नहीं होगी। एक पखवाड़ा पहले लोग कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना, ये भी नहीं होगी। एक रात पहले कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना, अभी मैंने कहा कि डी फैक्टो क्या होता है, इसको कहते हैं एक रात पहले की गणना भी कहते हैं। तो अर्थात एक रात पहले व्यक्ति कहाँ रहा है उसकी बात होती है। डी उपरोक्त तीनों में से किसी से नहीं, अर्थात हमारा आंसर सी है, तो डी बनेगा ही नहीं। 15 का आंसर सी। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा की। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।